नमस्कार विद्यार्थियों। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी पाठ्यक्रम में अपना टॉपिक चल रहा था। 11वीं क्लास की जो भौतिक भूगोल है उसके टॉपिक पढ़ रहे थे। अपना लास्ट क्लास हुई थी सिलेबस पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसके बाद आज अपन देखते हैं भूकंप। अपना अगला टॉपिक है आपके सिलेबस का भूकंप। भूकंप को पढ़ते हैं। उससे पहले आप सबको एक खुशखबरी देना चाहूंगा कि आप सबने मिलकर बहुत जल्दी 1K सब्सक्राइब पूरे कर लिए हैं। इतना जल्दी 1K सब्सक्राइब होना अपने आप में आप सबकी मेहनत है। ये मुझे आप पे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इसको और बहुत अधिक आगे ले जाएंगे आप लोग। आपका इतना सारा प्यार मिला उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको धन्यवाद। और मैं आपको पूर्ण रूप पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल की शुरुआत की थी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि पूरा खरा उतरूं। अच्छा एक कंटेंट एनसीईआरटी और आरबीएसई का मिश्रण करके आपके लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी तो 2025 में पेपर होने वाला है। उस पेपर के लिए मैं आपको भूगोल विषय की जो पाठ्यक्रम है आपका उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपके तैयार करवाऊंगा। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। और आप जो वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। आज अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट आपका भूकंप। भूकंप और ज्वालामुखी इसी के भाग है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के साथ ही ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो अपन पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अपन आ जाते हैं पाठ्यक्रम पे बिना टाइम खराब किए। देखिए भूकंप। भूकंप क्या है? धरातल में जो कंपन है या पृथ्वी में होने वाला कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। पृथ्वी में होने वाला कंपन यह एक प्राकृतिक घटना है। कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। प्राकृतिक घटना है, अधिकांश प्राकृतिक कारक ही इसके पीछे है। जैसे कि अगर अपन कारकों की बात करें तो मैंने कुछ कारक लिखे हैं बोर्ड पे, आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कारक है प्राकृतिक कारक, है ना। भूकंप अर्थ लिखा पृथ्वी का कंपन मैंने, ये एक प्राकृतिक घटना है। और इनके पीछे कारण, मुख्य कारण है, देखो ये प्रमुख कारण है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रमुख कारण है प्लेट विवर्तनिक बल, टेक्टोनिक फोर्स है। जो ये प्लेट विवर्तनिक क्या है आगे देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे जहां चैप्टर में आएगा बीच में। प्लेटों में 3 तरह की क्रियाएं होती है। प्लेट क्या है? स्थल का दृढ़ भूभाग प्लेट कहलाता है। स्थल लिए प्लेटों में 2 टाइप के होते हैं, जलीय प्लेट भी हो सकती है, महासागरीय प्लेट। स्थल भाग हो सकता है महाद्वीपीय प्लेट। तो जो पृथ्वी के ऊपरी जो आप समझते हो एक कंटिन्यू वाला भाग स्थल का, जो जल के अंदर भी हो सकता है, जल के बाहर भी हो सकता है। जल के अंदर है वो महासागरीय प्लेट, और स्थल पर है जल के बाहर वो है महाद्वीपीय प्लेट। तो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के बीच में 3 तरह की हलचलें होती है। या तो वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, उसे अपन अभिसरण कहते हैं, या वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उसे अपन अपसरण कहते हैं। या फिर क्या होगा, वह न तो दूर जाएगी न ही एक दूसरे के आमने सामने आएगी, साथ साथ में सरकेगी, उसे पार्श्व या सरंध्री सीमा कहते हैं। इस तरह से प्लेटों में 3 तरह की गतियां होती है। अभिसरण होता है, अपसरण होता है, और सरंध्री का अर्थ है साथ साथ में, सरंध्र सरक्षी प्लेट साथ साथ में सरकती है, गति करती है। तो इन 3 तरह की गतियों के फलस्वरूप भूगर्भ के अंदर कोई भाग ऊपर उठता है, कोई नीचे धंसता है, कहीं भ्रंश बनता है ना, कहीं अवनति बनती है, कहीं अभिनति बनती है ना। ये सारी सारी क्या है? ये पटल विरूपणी क्रियाएं हैं। इन पटल विरूपणी क्रियाओं के फलस्वरूप, प्लेट विवर्तनिक बल के फलस्वरूप पृथ्वी में किसी न किसी भाग पर हर समय कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। और इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप चट्टानों के ऊपरी भाग में या भूगर्भ में कहीं न कहीं क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। तो पहला मूल कारक है, इंपोर्टेंट कारक है
भूकंप का प्रमुख मुख्य कारक क्या है? प्लेट विवर्तनिक क्रिया है, प्लेटों में होने वाली गतियां। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलन मूलक। संतुलन मूलक क्या है? पृथ्वी अपने आप को संतुलित कर रही है, पृथ्वी के हर कोई न कोई भाग में कोई भाग ऊपर उठ रहा है तो इसके संतुलन के मुकाबले कोई भाग नीचे धंस रहा है। इस वे में पृथ्वी अपने आप को क्या कर रही है? संतुलित कर रही है। तब भी क्या होता है? कोई न कोई भाग टूटता है, तब भी स्थल पर क्रस्ट पर झटका लगता है, कंपन उत्पन्न होता है, जिसे अपन भूकंप कहते हैं। फिर ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी आपको पता है, अपन ने पढ़ा था क्रस्ट और मेंटल और कोर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है ना, अपर मेंटल, अपर मेंटल में अपन ने एक देखा था दुर्बलता मंडल था। दुर्बलता मंडल क्या था? अर्ध तरल अवस्था में, जहां से ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है। अंदर इतना दबाव है कि क्रस्ट का कोई भाग कमजोर होता है तो उस कमजोर क्रस्ट के भाग को आंतरिक दबाव तोड़ के जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है लावा के रूप में। मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आ जाता है। इस क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। तो जब क्रस्ट टूटती है तो कंपन होगा, सीधी बात है, जिसे अपन भूकंप कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय में भी भूकंप आता है। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत या प्रतिक्षेप सिद्धांत, ये दिया था H.F. रीड ने। रीड महोदय ने बताया कि चट्टानें हैं वो रबड़ की तरह कार्य करती है। चट्टानें रबड़ की तरह कार्य करती है। कैसे? चट्टानों पे दबाव लगता है तो दबाव के फलस्वरूप चट्टानें लंबी होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वो चट्टानों के बढ़ने की जो दर है वो एक सीमा तक होती है। उसके बाद चट्टानें टूट जाती है और टूटकर वापस यथास्थान पे आ जाती है। आप कोई भी एक रबड़ लीजिए टुकड़ा, रबड़ को खींचोगे आप तो वो क्या होगा? लंबा होगा। कितना लंबा होगा? उसकी एक निश्चित सीमा है। एक तय सीमा के बाद में रबड़ किसी न किसी भाग से टूट जाएगा। टूटते ही उसके दो टुकड़े होते हैं, वो दोनों टुकड़े आपके दोनों हाथों में नजदीक आ जाएंगे। ठीक उसी तरह रीड महोदय ने बताया कि चट्टानों पे दबाव लगाने से चट्टानें लंबी होती है, बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और एक सीमा के बाद उसमें टूटन होता है। टूटते ही चट्टानें वापस यथास्थान पे आती है, जिससे क्या होता है? कंपन उत्पन्न होता है और जिसे भूकंप कहते हैं। तो मुख्य मुख्य कारक देखो 4 हो गए। प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार या प्लेट टेक्टोनिक जो हलचल होती है उससे भूकंप आता है। पृथ्वी अपने आप को संतुलित करती रहती है, उससे भूकंप आता है। ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है, उससे भूकंप आता है। क्रस्ट को तोड़ के लावा बाहर आता है। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत में रीड महोदय ने भी यही कहा कि चट्टानें भी रबड़ की तरह काम करती है, जिससे भी वापस जब यथास्थान पे आती है, टूटती है, तो उससे कंपन उत्पन्न होता है, भूकंप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जलीय भार। प्राकृतिक रूप से स्थल पर आपको पता है 71% भाग पर क्या है? जल है। उसके अलावा भी आंतरिक स्थल के अनेक भागों में जल प्राकृतिक रूप से पड़ा रहता है। कई न कई जगह बड़े बड़े बांध है ना, तो इन बांधों में क्या होता है? जल कई वर्षों तक एक जगह पे संग्रहित रहता है, तो धीरे धीरे जल है वो आंतरिक भूभाग में रिसता जाता है और ऊपर बहुत अधिक जल इकट्ठा हो जाता है। तो उस जल के नीचे वाली जो सतह है वो उस ऊपरी भार को सहन करने में असमर्थ होती है। कहीं पर भी जैसे मान लो कोई बांध है, या बता दूं मैं आपको, मान लो ये बांध है, मान लो ये बांध में जल भरा हुआ है और इतना अधिक दबाव है इस जल का कि नीचे वाली परपटी इसको सहन करने में असमर्थ है। असमर्थ है तो क्या होगा? यहां से ये टूटेगा, टूटेगा तो ये भाग निचले वाले चट्टान से जाके टकराएगा, टकराएगा तो क्या उत्पन्न होगा? कंपन उत्पन्न होगा। तो जलीय भार, जहां पर भी जल का भार है, वो एक समय के बाद में निचले भाग पर बहुत अधिक दबाव लगता है, जिससे निचली परपटी टूट के और अधिक निचले परपटी से जाके टकराती है, जिससे क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कृत्रिम कारक लिखे हैं मैंने, जैसे मानव परमाणु परीक्षण करता है तब, मानव खानों को खोदता है तब उसमें जल भर जाता है, फिर वो टकराती, जल भर जाने से खाने ढह जाती है। कई बार बांध बनाता है मानव, है ना। अच्छा, जलीय भार में एक उदाहरण है, भारत के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कोयना बांध में भूकंप आया था। कोयना बांध नीचे धंस गया था और उससे कंपन उत्पन्न हुआ था, तो ये जलीय भार। इसी तरह मानव कहीं जलीय बांध के रूप में, जल भार के रूप में बांध बनाता है, उससे भी इस वे में भूकंप आता है। उसके बाद कभी कभार भूस्खलन की क्रिया होती है, उससे भी ऊपरी भाग टूट के ग्रेविटी फोर्स के साथ में नीचे ढाल के सहारे चलती है, तो तब भी उत्पन्न होता है कंपन, जिसे अपन भूकंप कहते हैं।
तो ये भूकंप के कुछ कारक लिखे मैंने, आप एक बार वापस देखिएगा। प्लेट विवर्तनिक बल, संतुलन मूलक बल, ज्वालामुखी क्रिया, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत रीड महोदय के अनुसार इसे प्रतिक्षेप सिद्धांत भी कहते हैं। जलीय भार से भी कंपन होता है। कृत्रिम कारक इसमें लिखे जैसे परमाणु परीक्षण है, खनन है ना, बांध है, भूस्खलन है, इनसे भी क्या आता है, भूकंप आता है। तो एक बात आपको स्पष्ट पता लग गया कि भूकंप किन किन कारकों से आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है जब किसी बाह्य या आंतरिक कारणों से भूपटल में कंपन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो यही पृथ्वी है, पृथ्वी के इस भाग पे कंपन उत्पन्न हुआ, इस भाग पे क्या हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ। जिस जगह पर भूगर्भ में कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों, भूकंप मूल कहते हैं। जिस जगह पर भूगर्भ के अंदर कंपन उत्पन्न हुआ उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र। इसे ही बोलेंगे भूकंप मूल, या आप कह सकते हैं फोकस, या इसे ही बोला जाता है अवकेंद्र, या आप कह सकते हो हाइपो सेंटर। क्या कह सकते हो, हाइपो सेंटर, है ना। वापस बता रहा हूं, भूगर्भ में जिस स्थान पे भूकंप हलचल की उत्पत्ति होती है या भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलेंगे, भूकंप उद्गम केंद्र, या भूकंप मूल, या फोकस, या अवकेंद्र, या हाइपो सेंटर। ठीक है, यहां से प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। जहां पर भी भूगर्भ में भूकंप उत्पन्न होता है वहां से प्रत्यास्थ ऊर्जा के रूप में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरी बात, ये तरंगे भूकंप यहां उत्पन्न हुआ, यहां उत्पन्न होती है, जहां पर भी ये सबसे पहले धरातल पर आती है, भूकंप उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे, जहां पर भी धरातल पर सबसे पहले तरंगे महसूस होती है उस जगह को अधिकेंद्र कहते हैं, ईपी सेंटर। उसे क्या बोलोगे, ईपी सेंटर। जहां पर भी भूकंप मूल है उसके ऊपर जहां पर भी पहली बार धरातल पर तरंगे महसूस होती है उसे अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे हो गई, एक हाइपो सेंटर, दूसरा हो गया धरातल पे जहां महसूस हो रहा है उसे ईपी सेंटर। भूकंप मूल, अवकेंद्र, और ये हो गया अधिकेंद्र। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अधिकेंद्र और उद्गम केंद्र दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा अनिवार्य रूप से। वापस सुनना, अधिकेंद्र और अवकेंद्र, या यूं कह सकते हो भूकंप उद्गम केंद्र और जहां पर धरातल पर सबसे पहले महसूस हुआ था उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, समकोण बनेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे मैंने लिखा है नोट, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। स्थल मंडल की गहराई अगर जानोगे तो सतह से 200 किलोमीटर तक वाला भाग क्या कहलाएगा, स्थल मंडल। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जो नोट लगा के साइड में हर बात लिख रहा हूं वो आपके पूछने के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, तो इस यहां पे अपन ने क्या देखा, भूकंप की उत्पत्ति हाइपोसेंटर, जहां पे धरातल पर सबसे पहले महसूस होता है, अधिकेंद्र, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहां से वापस शुरुआत करते हैं, जहां पर भी अवकेंद्र है वहां से जो ऊर्जा निकलती है प्रत्यास्थ ऊर्जा, उससे क्या बोलेंगे, भूकंपीय तरंगे। उसे क्या बोलेंगे, भूकंपीय तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव, जो भूगर्भ के अंदर चलती है। भूगर्भिक तरंगे, बॉडी वेव, जो भूगर्भ के अंदर चलती है। एक धरातल के ऊपर चलती है जिसे बोलेंगे सरफेस वेव या धरातलीय तरंगे। ये जो भूगर्भ में तरंगे होती है वो होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे, और धरातल पे चलती उन्हें कहेंगे लॉन्ग वेव, है ना, धरातलीय तरंगे। ठीक है, तो ये अब वापस एक एक का अध्ययन करते हैं। तरंगे दो प्रकार की, भूगर्भिक तरंगे और धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे फिर दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक। धरातलीय तरंगे भी एक, एल तरंगे, इसे कहेंगे लॉन्ग वेव। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं पी तरंगे। ठीक है, ये विशेषता है जो आपके बुक में दे रखी, आदि नहीं दे रखी, उनको आप ऐड कर लेना, लिख लेना अपने नोट्स में या बुक में। ठीक है, मेंशन कर लेना। पी तरंगे प्राथमिक वेव, पी तरंगों को देशांतरी तरंग भी कहते हैं, अनुलंब तरंगे भी कहते हैं, और संपीड़नात्मक तरंग भी कहते हैं। भूकंप के दौरान जो प्राथमिक झटके से उत्पत्ति होती है उन तरंगों को पी तरंगे कहते हैं।
जो पहला झटका लगता है भूकंप के दौरान, उस झटके से जो कंपन उत्पन्न होता है, वेव जो निकलती है, उसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप के दौरान जो प्राथमिक झटके से उत्पत्ति होती है इन तरंगों की, इन्हें प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगें कहते हैं। ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? पी तरंग। दूसरी बात, यह ध्वनि तरंगों की भांति अनुदैर्ध्य होती है। जैसे देखो, मान लो ध्वनि तरंग कैसे, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक मेरे मुंह से एक जगह से आवाज निकली, फिर धीरे धीरे फैल रही है, इस वे में। जैसे मान लो यहां से उत्पत्ति हुई तो ये ऐसे यूं यूं ऐसे फैलेगी, ये ध्वनि वे की तरह, ये ऐसे यूं फैलेगी, यूं, ये ध्वनि तरंगों की तरह ऐसे फैलेगी। ठीक है, इसलिए इन्हें ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। इन तरंगों में कणों का दोलन एवं संचरण एक ही सीध में होता है। जैसे इसका उदाहरण एक बताऊं, जैसे मान लो ये कोई एक ईंट है, ईंट में समझते हो ना, ईंट है, इधर से मान लो आपने हथौड़ा मारा इस ईंट पे, इधर से हथौड़ा मारा, तो इसमें संचरण और गति दोनों ही एक ही दिशा में हुआ। इधर से हथौड़ा मारा यूं, इधर से हथौड़ा मारा, तो इस पे जो इसके अंदर कण थे, उन कणों को धक्का लगा उधर ही, और उधर ही दिशा में गति किया, अर्थात दोलन और गति दिशा दोनों एक ही है। ऐसी विशेषता किसकी है? प्राथमिक तरंगों की। देखना, कणों का दोलन एवं संचरण एक ही सीध में होता है ना, या यूं कह सकते हो, कणों की गति लहर के समान ही होती है, जिधर लहर उधर ही कणों की गति। ऐसा किसमें होता है? प्राथमिक तरंगों में। अनुदैर्ध्य होती है इसीलिए, है ना। फिर इसकी औसत गति है 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर ये ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। उसके बाद देखना, चट्टानों में फैलाव व संकुचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पी तरंगें चट्टानों में फैलाव और संकुचन लाती है। देखो, इधर अगर दबाव लगेगा तो चट्टान आगे जाएगी, फिर उसके अंदर से तरंग तो पार हो जाएगी, फिर चट्टान वापस पीछे आ जाएगी, फिर अगली चट्टाने भाग में तरंग पहुंचेगी तो उसको दबाव लगेगा, धक्का लगेगा, तो वो चट्टान आगे सरकेगी, फिर उसके अंदर से जो तरंग पार हो जाएगी, चट्टान वापस पीछे आ जाएगी। अर्थात इसमें क्या होता है? पी तरंगें चट्टानों में फैलाव और संकुचन करती है, फैलाव और संकुचन करती है पी तरंगें। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। एक और बात आप याद रखना, पी तरंगें पृथ्वी के केंद्र में पहुंचती है। पी तरंगें पृथ्वी के केंद्र में पहुंचती है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग में पहुंचती है, केंद्रीय भाग में। इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के लिख लेना। पृथ्वी के केंद्र में कौन सी तरंगें पहुंचती है? केवल और केवल पी तरंगें, अर्थात एस तरंगें पृथ्वी के केंद्र में नहीं पहुंचती है। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर का जो बाह्य भाग है वो तरल अवस्था में है, इसलिए वहां तरल अवस्था में एस तरंगें क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसका मतलब एस तरंगें केवल ठोस भाग में ही चलती है। ठीक है, तो ये प्राथमिक तरंगों की विशेषता थी। स्पेशल बात आप याद रखना, प्राथमिक तरंगें चट्टानों में फैलाव और संकुचन लाती है। ये पृथ्वी के कोर भाग में अर्थात केंद्रीय भाग में प्राथमिक तरंगें ही पहुंचती है। ये ठोस, गैस, तरल तीनों में चलती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है एस तरंग, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव को गौण तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, आड़ी तरंगें भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंग जैसी होती है। प्रकाश तरंग कैसे? इस वे में, लघु वे में, ये इस वे में चलती है, इसलिए प्रकाश तरंग की तरह चलती है। जैसे प्रकाश की तरंगें आती है वैसे सेकेंडरी वेव। ठीक है, प्राथमिक कंपन के 3 मिनट और 43 सेकंड के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। जो ही प्राथमिक तरंग आती है 3 मिनट और 43 सेकंड के बाद द्वितीयक तरंग की उत्पत्ति होती है। अर्थात कह सकते हो प्राथमिक जो पहला झटका लगता है उसके बाद दूसरा झटका द्वितीयक तरंग है, इसलिए इसे गौण तरंग कहते हैं। ठीक है, इसमें संचरण की दिशा तथा कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इसमें संचरण की दिशा, कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है, इसलिए इसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। वही वापस ईंट का एग्जांपल देके बताता हूं कि ईंट है, मान लो इस बार हथौड़ा ऊपर से मारोगे इस पे, इस बार हथौड़ा आपने किधर मारा? ऊपर से, यूं यूं हथौड़ा मारा तो वापस यूं संचरण हुआ, यूं टकरा के यूं, ये ऐसे अप डाउन, ऊपर नीचे, है ना। हथौड़ा ऊपर से मारा, दबाव लगा, फिर वापस चट्टान रिलीज हुई, तरंग ऊपर चलेगी, इस वे में चलेगी, इसलिए ये आड़ी या अनुप्रस्थ तरंग भी इसे कहते हैं। इसलिए यहां पे लाइन लिखी हुई है
इसमें संचरण की दिशा तथा कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है। ये ऐसे तो दबाव लग रहा है और तरंग यूं जा रही है, एक दूसरे के क्या है, ये समकोण है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी औसत गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। पृथ्वी के बाह्य कोर में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पृथ्वी के बाह्य कोर में एस तरंगें लुप्त हो जाती है। पृथ्वी के बाह्य कोर में एस तरंगें लुप्त हो जाती है। फिर बात है, ये केवल ठोस में ही चलती है। कैसे माध्यम में चलती है? केवल ठोस माध्यम में ही चलती है। यहाँ पे देखो, जब दबाव लगा ऊपर से तो यहाँ पे चट्टानों में अपनति अभिनति बनती है। ये अपनति अभिनति है ना, अपनति अभिनति, अपनति अभिनति, इस तरह का संचरण बनाती है। कौन सी तरंगें? एस तरंगें। पी तरंगें क्या करती है? चट्टानों में फैलाव और संकुचन लाती है। एस तरंगें क्या करती है? चट्टानों में अपनति अभिनति बनाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके एस तरंगों की विशेषता। एक बार फिर देख लो, गौण तरंग है, अनुप्रस्थ कहते हैं, आड़ी तरंगें होती है, ये प्रकाश की तरंगों की तरह चलती है और प्राथमिक कंपन के 3 मिनट और 43 सेकंड बाद उत्पत्ति होती है। औसत गति 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसमें तरंग की दिशा और कणों का दोलन एक दूसरे के समकोण पर होता है। ये धरातल में अपनति और अभिनति बनाती है, याद रखना। और ये केवल ठोस में चलती है ना। बाह्य कोर में ये लुप्त हो जाती है, अर्थात ये पृथ्वी के केंद्रीय भाग में नहीं पहुंचती है। तो केंद्रीय भाग में कौन सी पहुंचती है? अपन ने पहले देखा, पी तरंग। कौन सी पहुंचती है? पी तरंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धरातलीय तरंगें। धरातलीय तरंगों की खोज की थी H.D. लव ने, इसलिए इन्हें लव तरंग भी कहते हैं, लॉन्ग वेव। रेले ने इन तरंगों का अध्ययन किया, इसलिए इसे रेले तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो धरातलीय तरंग है, लॉन्ग वेव, इसलिए इसे एल तरंग भी कहते हैं। H.D. लव ने खोज की इसलिए लव तरंग, रेले ने अध्ययन किया इसलिए रेले तरंग भी कहते हैं। पी और एस तरंगों के धरातल पर पहुंचने के बाद इसकी उत्पत्ति होती है। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, आप देखना, पी और एस तरंगों की धरातल पर पहुंचने के बाद कौन सी तरंगों की उत्पत्ति होती है? धरातलीय तरंगों की। पी और एस पहुंचने के बाद ये धरातलीय तरंगें हैं, सरफेस के ऊपर चलने वाली तरंग है। इसकी औसत गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, अर्थात सबसे धीमी है ना, सबसे धीरे चलने वाली तरंग है। लेकिन ये सबसे खतरनाक है, सबसे मंद गति से जो चाल होती है वो बड़ी ही खतरनाक होती है। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, भूपटल पर सर्वाधिक विनाशकारी होती है। पी और एस भूगर्भ के अंदर इतना विनाश नहीं करती जितना धरातल पे कौन करती है? धरातलीय तरंगें। गति मंद है, इसलिए ये अपने मार्ग में जो भी आता है उसका सफाया करती चलती है, इसलिए धरातलीय तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें होती है, नुकसान बहुत करती है। ठीक है, तो ये हो गई आपके धरातलीय तरंगों की विशेषता। एल तरंग कहते हैं, रेले ने अध्ययन किया था, धरातल पर पहुंचने के बाद जब पी और एच जो धरातल पर पहुंचे उसके बाद इसकी उत्पत्ति होती है। इसकी गति देख ली, भूपटल पर सर्वाधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या लिखी हुई देखो, अब भूकंप का छाया क्षेत्र, भूकंप का छाया क्षेत्र, भूकंपीय छाया क्षेत्र, शैडो जोन क्या है? देखो, छाया क्षेत्र वो भाग है, भूकंपीय छाया क्षेत्र वो भाग है जहां पे भूकंप की तरंगें नहीं पहुंचती है, जहां पे भूकंप की तरंगें नहीं पहुंचती है उसे बोला जाता है भूकंप का छाया क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है पी तरंगों का छाया क्षेत्र। जैसे मान लो, देखो ये भूकंप का उद्गम केंद्र है, भूकंप मूल हाइपोसेंटर। ठीक है, हाइपोसेंटर से अब आपका ये तरंगें चल रही है, ये यहां तक आई, देखो 105 डिग्री के कोण तक, इधर भी आप देखोगे 105 डिग्री के कोण तक, फिर यहां से 105 से वापस देखो यहां ये तरंग चली है एक, ये नतोदर रूप में चलती है भूगर्भ के अंदर, ये चट्टान, ये तरंग है, पी तरंग है वो नतोदर रूप में चलती है। ये 145 डिग्री का कोण और ये 105, ये 105 145, आप देखोगे यहाँ पे पी तरंग नहीं है, उद्गम केंद्र से 105 और 145 के बीच में पी तरंग नहीं है। जिस जगह पर तरंगें नहीं है वो उस तरंग का छाया क्षेत्र, वो उस तरंग का क्या हो गया? छाया क्षेत्र। यहाँ पे पी नहीं है तो पी का छाया क्षेत्र, यहाँ पे मैंने लिखा पी का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री के बीच में कौन सी तरंग का छाया क्षेत्र? पी का। अब देखो एस तरंग का लिखा है मैंने 105 से 105, अर्थात यहां से लगा के यहां तक, इस पूरे भाग में एस तरंग तो चलती नहीं। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये तरंगें केंद्र के मध्य से निकली हुई है, पी तरंगें,
ये पी तरंग है, देखो पी का छाया क्षेत्र कितना लिखा है 105 से 145, 145 के बाद में ये वापस पी तरंग चल रही है। ये कौन सी तरंग है? पी तरंग है ना। तो पी तरंग तो केंद्र से गुजर रही है, पर एस तरंग आपके 105 पे आके लुप्त हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर का बाह्य भाग है वो तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में एस तरंग नहीं चलती। अपन ने लिखा पिछली स्लाइड पे, एस केवल ठोस भाग में मध्य में ही चलती है। तो ये भाग तरल आती है, यहां से एस तरंगे गायब होगी और आगे कौन सी गई? केवल पी तरंग। लेकिन पी तरंगों का भी छाया क्षेत्र आप ध्यान रखना 105 से 145 तक। मैंने यहाँ पे लिखा है पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 145 और एस तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 105। देखो पी का तो इतना ही है छाया क्षेत्र, इधर और इधर 105 से 145, लेकिन एस का 105 से 105। पूरे भाग में एस तरंग नहीं चलती, इसलिए उसे एस तरंग का छाया क्षेत्र बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट भूकंप के प्रकार। अब देखो भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। विवर्तनिक भूकंप, जो भूगर्भीय हलचलों से उत्पन्न होने वाला भूकंप विवर्तनिक भूकंप कहलाता है। ज्वालामुखी भूकंप, ज्वालामुखी से आने वाला भूकंप। ठीक है, नियात भूकंप, ये खनन क्षेत्रों में आता है, ध्यान रखना। नियात भूकंप कौन सा है? खनन क्षेत्रों में, जो खाने होती है बड़ी बड़ी, खानों के अंदर अंदर ही अंदर खोदते जाते हैं, ऊपरी बाहर, जो ऊपरी बाहर होता है वो निचले वाली परतें झेलने में असमर्थ होती है, तो वो नीचे धंस जाती है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है। अर्थात खनन क्षेत्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? नियात भूकंप। नेक्स्ट विस्फोट भूकंप, विस्फोट से आने वाले भूकंप, रासायनिक परमाणु विस्फोट करता रहता है, मानना उससे भी हल्का फुल्का भूकंप आ जाता है। बांध जनित भूकंप, बांध से आने वाले भूकंप, अभी बताया जलीय भार बहुत अधिक हो जाने से निचले भाग असमर्थ होता है, तो भार पूरा पूरा निचले चट्टानी भाग पर जाके टकराता है, जिससे कंपन उत्पन्न होता है। तो भूकंप के प्रकार एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप पांचों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात लिखी हुई आपके, भूकंपों का मापन, भूकंपों का माप कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक यहां पे मैं आपको हल्का सा बताता हूं, सीस्मोग्राफ पर भूकंप का मापन होता है। सीस्मोग्राफ है ना, और इस वे में होता है, जैसे मान लो ये प्राथमिक तरंग, ये द्वितीयक तरंग और ये तृतीयक तरंग है ना, ये एस, ये पी और ये एल, ये तीनों वे है ना। इस यंत्र सिस्टम, जो सीस्मोग्राफी यंत्र होता है, उसमें एक सीस्मोग्राफ बनता है, जिसको केवल भूकंप वैज्ञानिक ही अध्ययन कर सकते हैं। जैसे साधारण डॉक्टर होता है, वो उसको एक्सरे वगैरह में समझता है, वही समझता है एमआरआई है, एक्सरे है, वो डॉक्टर ही समझेगा, आम आदमी समझ नहीं सकता। उसी तरह भूकंप वैज्ञानिक ही इस सीस्मोग्राफ को समझ सकता है। सीस्मोग्राफ यंत्र होता है, भूगर्भ के अंदर लगता है, ऊपरी सतह में लगाते हैं, और उस पर इस ग्राफ के ऊपर एक एरर होता है, जो डिजाइन डालता है जितना कंपन होता है उसके अनुसार। तो इस वे में एक डिजाइन आती है। यह सबसे तेज चलती है प्राथमिक तरंग, एक मिनट यहाँ पे उल्टा लिख लिया अपन ने, ये सबसे तेज चलती है प्राथमिक तरंग, और उसके बाद थोड़ी सी धीमी गति से सेकंड तरंग, और स्लो चलती धीरे धीरे आराम से ये धरातलीय तरंग एल वेव। ठीक है, तो अब भूकंप का मापन कैसे होता है? दो स्केल है, एक तो स्केल है आपकी मॉडिफाई मर्केली स्केल, मर्केली स्केल 1902 में मर्केली ने बनाई थी, और 1931 में न्यूमैन ने इसमें संशोधन किया था। इसमें भूकंप की गहनता का मापन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? भूकंप की गहनता का मापन किया जाता है। ये अनुभव आधारित है, ये देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ है ना, जन धन की कितनी हानि हुई, उसके आकलन पे इसका अनुमान लगाया जाता है। इसलिए यह अनुभव आधारित है, गुणात्मक स्केल है ना, मात्रा का इसमें पता नहीं चलता, गुणात्मक है, गुणवत्ता पता लग जाएगा, कितना नुकसान हुआ, कितने मरे। ठीक है, सैकड़ों मारे जाते हैं और हजारों घायल होते हैं और लाखों बेघर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अनुभव आधारित स्केल है, इसलिए ये अवैज्ञानिक है। गुण का तो पता लग जाएगा कितना क्या हुआ है, पर मात्रा का पता नहीं चलता। इसमें 1 से 12 तक संख्या होती है, 1 से 12 तक संख्या होती है ना। तो पहली स्केल कौन सी होगी? मर्केली स्केल, मॉडिफाई मर्केली स्केल। पहली स्केल कौन सी होगी? मॉडिफाई मर्केली स्केल। ये भूकंप की गहनता का मापन करती है, 1 से 12 तक इसमें संख्या अंकित होती है। फिर दूसरा है स्केल भूकंप का परिणाम या तीव्रता ज्ञात करने वाली स्केल, जिसे बोला जाता है रिक्टर स्केल, बहुत इंपोर्टेंट है ना, रिक्टर स्केल। 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने इसका आविष्कार किया था, है ना। 1965 में गुटेनबर्ग में इसने संशोधन किया था। यह लघु गणक या लोगरिथम आधारित है। ठीक है,
यह वैज्ञानिक स्केल है। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा का पता चलता है, मात्रात्मक स्केल है, वैज्ञानिक स्केल है, लघुगणक आधारित स्केल है। 1 से 10 तक इसमें संख्या होती है और प्रत्येक अगली संख्या पीछे की संख्या का 10 गुना परिणाम बताती है और 31.6 गुना ऊर्जा परिणाम बताती है। प्रत्येक अगली संख्या अपनी पिछली संख्या का 31.6 गुना तो ऊर्जा का परिणाम बताएगी और प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या का 10 गुना अधिक परिणाम बताती है। ठीक है, आगे की संख्या पीछे की संख्या का 10 गुना अधिक परिणाम बताती है। आप समझ सकते हो, 1 से 2 हुआ मतलब यहां पे 1 था तो 2 पे 10 हो गए, इतना गुना 10 गुना अधिक बताती है। ठीक है, तो ये रिक्टर स्केल का ध्यान रखना, चार्ल्स रिक्टर ने आविष्कार किया था, लघुगणक आधारित है, वैज्ञानिक है, मात्रा का ध्यान पड़ता है, 1 से 10 तक इस पे संख्या होती है। ठीक है, सीस्मोग्राफ यंत्र में सीस्मोग्राफ तैयार होता है जिसमें इस तरह से भूकंपीय तरंगों का आकलन होता है। और लास्ट बात आपके समाप्त, आज के टॉपिक में इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो विश्वास है मुझे आपको क्लास आज की अच्छी लगेगी और अब आगे आपकी भूकंप के अलावा रह गया आपका ज्वालामुखी, इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी। तब तक नेक्स्ट वीडियो आए तब तक आप इसी को अच्छे से पढ़े, मुझे विश्वास होगा आपने अच्छे से मेरे साथ में तैयारी स्टार्ट की होगी। विश्वास रखे अपन भूगोल विषय में बहुत अच्छा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।